देखिए आज स्टार्ट करते हैं हम लोग गोल्ड लिप इलेक्ट्रोस्कोप के बारे में, ठीक ना। इसको हिंदी में स्वर्ण पत्र विदूरदर्शी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? स्वर्ण पत्र विदूरदर्शी। स्वर्ण पत्र विदूरदर्शी। अब सबसे पहले ये समझना है कि आखिर इसका उपयोग क्या है सर, इसको बनाया किस लिए गया है। ठीक, हम पिछला दिन कुछ कुछ बच्चा हमसे पूछा भी था कि सर किसी बॉडी पर किस टाइप का आवेश है, इसका पता कैसे चलेगा। ठीक, आप तो पिछला दिन बताए, हमको पिछला क्लास में बताए भी थे कि आवेश दो प्रकार का है, धन आवेश और ऋण आवेश। मगर कोई वस्तु आवेशित हुआ कि नहीं हुआ, इसका पता कैसे लगाया जाएगा? तो उसका पता लगाने के लिए यूज किया जाता है गोल्ड लिप इलेक्ट्रोस्कोप का। ठीक, बनाना बहुत सिंपल है, आप घर पर भी इसको बना सकते हैं। ठीक, प्रैक्टिकली अगर देखना है यूज करके तो घर पर भी बना सकते, ज्यादा रिक्सी नहीं है। इसको बनाने के लिए इसका स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो इसका उपयोग किया जाता है। देखिए यहाँ लिखा हुआ भी आपका, इसका उपयोग किया जाता है आवेश की पता लगाने के लिए। आवेश का पता लगाने के लिए उपयोग किया जाता है। कोई लिखा है ना कि चार्ज का पता लगाने के लिए, है ना। इसका उपयोग किस लिए किया जाता है? चार्ज का पता लगाने के लिए। और जो चार्ज है उसका प्रकृति का पहचान करने के लिए, वो किस प्रकृति का है, धनावेश है कि ऋणावेश है ना। और कोई बॉडी पर चार्ज है कि नहीं, उसका ही पता लगाने के लिए। कोई बॉडी न्यूट्रल बॉडी है कि आवेशित बॉडी है कि उस पर आवेश है कि नहीं, उसका ही पता लगा सकते हैं। किससे? आप इस गोल्ड लिप इलेक्ट्रोस्कोप से। तो आप सर बोल सकते हैं कि पता लगाते कैसे हैं और गोल्ड लिप इलेक्ट्रोस्कोप बनता कैसे है। इसको बनाने के लिए एक कांच का बोतल चाहिए। आपको दिख रहा है ना, ये आपको बनाने के लिए क्या चाहिए? कांच का बोतल। ठीक, कांच का एक बोतल। जो बोतल, कांच का बोतल इस वजह से यूज किया जाता है तो क्योंकि कांच का बोतल जो होता है ट्रांसपेरेंट होता है, आंतरिक पार्ट आपको बाहर से दिखेगा। ठीक, कांच के बोतल के जैसे दूसरा बोतल रहेगा तो अंदर जो है बाहर से दिखेगा ही नहीं। ठीक, तो इसलिए कौन सा बोतल? कांच का बोतल पारदर्शी होता है। ठीक, बाहर से अंदर उसको आराम से देखा जा सकता है। जैसे देखे होंगे टेटनस उटनस वाला सुई जो मिलता है ना, तो टेटनस वाला जो इंजेक्शन मिलता है उसका देखे हैं, जो भाई लाता है पैक होके, जिसमें मेडिसिन रहता है। ठीक, उसमें इंजेक्ट करके निकालता है ना केमिकल को, उसके बाद आपको दिया जाता है इंजेक्शन। दिया है ना, लिया होगा। उसमें देखना एकदम सेम उसी टाइप का मान के चलिए स्ट्रक्चर रहता है। और उसके अंदर ये जो दिख रहा है ना ये पार्ट, ठीक, ये गोल्ड का पत्ता जैसा होता है। ये वाला पॉइंट है ना, वो गोल्ड का पत्ता जैसा होता है। इस टाइप का दोनों अरेंज किया हो रहता है। कोई बुक है ना, बुक वक्त दो, बुक देखिए कॉपी, देखिए ये कॉपी है ना आपका, सेम इस टाइप का इसमें दिखेगा। दिख रहा है ना, इस टाइप का ही पत्ता गोल्ड का जो दोनों लिप होता है उसको अरेंज किया हो रहा था, एक साइड ऐसे और एक साइड ऐसे। इस वजह से वहां पे गोल्ड लिप उसको बोलते हैं, सोना का पत्ता। तो कोई बोलता है सर सोना का ही पत्ता का उपयोग क्यों किया जाता है? तो सोना का पत्ता का उपयोग इसलिए, आप एल्युमिनियम का भी यूज कर सकते हैं, तांबा का भी यूज कर सकते हैं। मगर सोना में तन्यता ज्यादा होता है, सोना को ज्यादा फैलाया जा सकता है। इसी की वजह सोना का उपयोग किया था नकवाली कनवाली बनाने के लिए, बताए थे ना। ठीक, लोहा का नकवाली कनवाली बनवाएगा, बड़ा बड़ा बनवाना पड़ेगा, है ना। तो वहां पर सोना का उपयोग किया जाता है पत्थर बनाने के लिए। ठीक, क्योंकि सोना को बहुत अत्यधिक पतला किया जा सकता है, ठीक ना। तो सोना का वहां पत्थर बना के उसको कनेक्ट किया जाता है। ये आपका रॉड चालक पदार्थ होता है। चालक तार, मान लो कि छड़ जो है ये पीतल का छड़ है। किसका छड़ है? ये पीतल का छड़ है। उसको पीतल का छड़ से इसको कनेक्ट किया जाता है, किसको? सोना के पत्थर को। कनेक्ट करके यहाँ पे देखिए जो रबर दिख रहा है ना, तो इंजेक्शन वाला जो फॉइल होता है उसको भी देखना रबर वाला कॉर्ड से बंद किया हो रहता है। ठीक, इसको इसलिए स्टैंड किया जाता है ताकि ये जो आप पीतल का जो छड़ है इसमें आसानी से फिक्स हो जाए, तब टंगा हुआ रहेगा। तो रबर से उसको टाइट फिक्स किया जाता है ताकि छड़ जो है वो इसमें टंगा हुआ रहे। ठीक, और ऊपर देखिए फिर इसको एरिया को बढ़ा दिया गया। ये भी किस चीज का है? ये भी पीतल का है। किसका है? ये पीतल का है। बात समझ में? स्ट्रक्चर बस इतना ही है। किसी किसी के मन में आ रहा होगा, ठीक ना, कि सर उसको शीशा के डब्बा में ही क्यों रखते हैं? तो शीशा के डब्बा में रखने का रीजन ये है क्योंकि अगर इसको बाहर रखेंगे ना तो इसमें हवा का प्रभाव पड़ेगा, बाहरी वातावरण का प्रभाव पड़ सकता है। ठीक, तो ऐसे भी हिलते डुलते रहेगा। तो इसको बाहरी वातावरण के प्रभाव से बचाने के लिए इसको शीशा का डब्बा में बंद करके रखा जाता है। ठीक ना, शीशा का डब्बा बंद करके क्यों रखा जाता है? बाहरी वातावरण के प्रभाव से बचाने के लिए। ठीक, अब किसी बॉडी का आवेश का पता लगाना है
ठीक ना, किसी बॉडी का आवेश का पता लगाना है। मान लीजिए कि आपके पास एक चालक रॉड दिया हुआ है, ठीक ना, आपके पास कोई चालक छड़ दिया है इस टाइप का, ठीक, इस पे धनावेश है, धनावेश है, मगर आपको बताया नहीं गया कि धनावेश है। आपको कोई छड़ दे दिया, आप पूछेगा बताओ बाबू इस पे चार्ज है कि नहीं है, ठीक, और जो छड़ दिया उसको ये बात पता था कि इसके पे धनावेश है, ठीक, आपको नहीं पता था, तो जो छड़ दिया उसको पता था, अब आपसे पूछ रहा था कि इस पे आवेश है कि नहीं है। आप ले जाइए किसके पास, गोल्ड लिप इलेक्ट्रोस्कोप के पास। गोल्ड लिप इलेक्ट्रोस्कोप के पास जैसे ही ले जाते हैं, जैसे इसमें इसको टच करवाइएगा, तो टच करवाने से इसका जो धनावेश है इस पे आ जाएगा, आएगा ना, इस पे चालन विधि से, चालन विधि से इसका धनावेश इस छड़ पर आएगा। जैसे इस छड़ पर धनावेश आएगा, इधर वाला पत्थर पर भी, इधर वाला पत्थर, दोनों साइड पत्थर पर उसका धनावेश फैल जाएगा। दोनों साइड पत्थर पर धनावेश फैलेगा ना, दोनों साइड जो गोल्ड का लीफ है, दोनों साइड गोल्ड के लीफ पर धनावेश फैलेगा, ठीक। जब दोनों साइड गोल्ड के लीफ पर धनावेश फैलेगा तो ऑफकोर्स बात है वो हेनरी कैवेंडिश के नियम को फॉलो करेगा, करेगा ना, क्योंकि हेनरी कैवेंडिश का नियम क्या था, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, है ना, मतलब समान सजातीय आवेश बताए थे ना जी, कि जैसे ह्यूमन बॉडी वाला सबसे अच्छा एग्जांपल दिए थे पिछला क्लास में, आप लोग आए थे ना, तो उस दिन बताए थे ना कि दो महिला महिला में प्रतिकर्षण होता है, पुरुष पुरुष में क्या होता है भी प्रतिकर्षण, वही महिला पुरुष बहुत अच्छा से आकर्षण रहता है कि नहीं। दोनों में लड़ाई होगा ना हस्बैंड वाइफ में, मगर 2 दिन के बाद मिलजुल हो जाता है, का 2 दिन ज्यादा लड़ाई नहीं रहता है। और देखना 2 जेंट्स में लड़ाई हो जाएगा, वो सदियों तो लड़ाई रहता है, रहता नहीं रहता है। हस्बैंड वाइफ पे लड़ाई हुआ, आज पता चलता है कल दोनों फिर एक ही साथ घूम रहा है कि नहीं, तो बहुत जल्दी मेलजुल हो जाता है, ठीक। तो यहाँ पे वही चीज है, प्लस और प्लस में क्या हो जाएगा, प्रतिकर्षण, तो यहाँ भी प्लस, यहाँ भी क्या प्लस, तो ये पत्थर को है दोनों में प्रतिकर्षण होगा, तो प्रतिकर्षण तो दोनों एक दूसरे बल लगाएगा, तो जो पत्थर इस टाइप का था फिर इस टाइप से होगा, ही फैलेगा, फैलेगा ना, तो उससे ही पता चल जाए कि जो हमको छड़ दिया उस पर आवेश है, मगर अभी तक ये डिसाइड नहीं कर पाएगा कि कौन सा आवेश है, मगर उसको ही बता देंगे हम कि आप जो छड़ दिए हैं उस पर आवेश है। अगर इसके विपरीत अगर कोई बोलेगा सर कि धनावेश न रह के ऋणावेश रहता, तो ऋणावेश भी रहेगा, तो ऋणावेश भी इस तरह, इसी तरह से ऋणावेश का ही फॉलो होगा, ठीक। अगर ये चार्ज रहेगा, यहाँ माइनस आवेश है, यहाँ पे कौन सा आवेश माइनस आवेश, ये माइनस आवेश है ना, माइनस आवेश, तो माइनस आवेश इस पे हो जाएगा, होगा ना, तो माइनस आवेश के कारण फिर क्या हो जाएगा, ये फैलेगा, ठीक। अब मान के चलिए कि इसके पास ऋणात्मक आवेश है, ठीक, आवेश फैला, इसके बाद हम इस छड़ को इसमें से हटा लिए, छड़ को इसमें से क्या किए, हटा लिए, तो ये हटाने के बाद कुछ चार्ज तो इस पे रह न जाएगा, कुछ चार्ज इस पे रह जाएगा। फिर अगर हमको बताना होगा कि इस पे कैसा चार्ज है, एक बॉडी आपको फिर दिया जाएगा, ठीक, ये बात समझ में आया, प्लस वाला के साथ भी और माइनस वाला के साथ भी, ठीक। तो इसको टच करके फिर हटा लिए, ये तो पता चल गया आपको कि छड़ पर आवेश है कि नहीं बता सकते हैं, मतलब किस टाइप का आवेश है, धनात्मक है कि ऋणात्मक, इसका ही पता हम लोग लगा सकते हैं, ठीक। अब इसमें ऋणात्मक आवेश है, ठीक, हम लोग एक छड़ के लेके गए और इसमें छड़ के पास कौन सा आवेश था हमको नहीं पता है, फिर से इसमें टच करवाए, ठीक। अगर इसमें प्लस आवेश रहता, ठीक, और टच करवाने के बाद देखें फिर हम लोग ये जो फॉइल है वो चिपक रहा है, टच करवाने के बाद हमने क्या देखा कि जो गोल्ड का फॉइल है वो चिपक रहा है, तो कब चिपकेगा, जब इसका अपोजिट चार्ज इस पे रहेगा तब, तो चिपक रहा है, इसका मतलब कि अगर माइनस इस पे था तो जो हम लोग छड़ लेके आए उस पर कैसा चार्ज है, प्लस चार्ज है, और टच करवाने के बाद जितना फैला हुआ था उससे ज्यादा और फैल जाएगा, तो हम ये डिसाइड कर लेंगे वहां पे कि अगर यहाँ पर ऋणात्मक आवेश तो उस छड़ पे भी कैसा आवेश है, ऋणात्मक आवेश है। ये बात समझ में आया। तो गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप का स्ट्रक्चर क्लियर, ठीक, किस लिए उपयोग किया जाता है इसका, आवेश का पता लगाने के लिए। देखिए सारा चीज इसमें लिखा हुआ है, आप लिखा हुआ इसको समझा देंगे, आप लोग नोट्स कर लीजिएगा इसको, ठीक ना। देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, सबसे पहले दिया है गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप क्या है, लिखे है ना कि एक प्रकार का इलेक्ट्रोस्कोप है जिसमें 2 सोने की पत्तियां होती है, किसका पत्ती होता है, सोने का, ठीक ना। एल्युमिनियम का भी यूज किया जा सकता है, मगर सोने का पत्ती इसलिए यूज किया जाता है क्योंकि उसको फैलाना आसान है, आसान है, ज्यादा फैल सकता है, ठीक ना। इसका उपयोग शरीर के विद्युत आवेश का पता लगाने और इसकी ध्रुवता के वर्गीकरण, ध्रुवता मतलब धनावेश है कि ऋणावेश, वर्गीकरण के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इलेक्ट्रोस्कोप कितना प्रकार का, 2 प्रकार का, पहला सोने की पत्ती का इलेक्ट्रोस्कोप, दूसरा पीथ बॉल इलेक्ट्रोस्कोप। पढ़ना हमको कौन सा है, सोने की पत्ती का इलेक्ट्रोस्कोप, ठीक।
ये दिया है, इसका खोज कब हुआ? अब्राहम बेनेट ने वर्ष 1787 में गोल्ड लिप इलेक्ट्रोस्कोप का आविष्कार किया था। कहा जाता है कि गोल्ड लिप इलेक्ट्रोस्कोप टीथ बॉल इलेक्ट्रोस्कोप की तुलना में अधिक संवेदनशील होता है। गोल्ड लिप इलेक्ट्रोस्कोप टीथ बॉल इलेक्ट्रोस्कोप की तुलना में क्या होता है? अधिक संवेदनशील। इस वजह से हम लोग पढ़ते किसको हैं? सोने की पत्ती की इलेक्ट्रोस्कोप, इसी को कहा जाता है गोल्ड लिप इलेक्ट्रोस्कोप। बात समझ में आया इतना? यहां तो कोई दिक्कत नहीं है ना। देखिए ये डायग्राम आपको समझाया, अभी समझाया ना। अब दिया हुआ है सोने की पत्ती का इलेक्ट्रोस्कोप का अनुप्रयोग क्या है। तो सोने की पत्ती का इलेक्ट्रोस्कोप का उपयोग क्या है? चार्ज का पता लगाने के लिए, आवेश का पता लगाने के लिए, आवेश की प्रकृति का पता लगाने के लिए, कंडक्टर या इंसुलेटर रूप में शरीर की पहचान करने के लिए। ठीक, आई बात समझ में यहां तक? अब देखिए इसका निर्माण कैसे किया जाता है। इसका निर्माण देखिए दिया, गोल्ड लिप इलेक्ट्रोस्कोप एक संवेदनशील इलेक्ट्रोस्कोप है और जिसका उपयोग चार्ज का पता लगाने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग किस लिए किया जाता है? चार्ज का पता लगाने के लिए किया जाता है। इसमें एक पीतल की छड़ होती है, बताए ना। इसमें एक छड़ किस चीज का? पीतल का। यहाँ पे था ना, देखो ये छड़ किस चीज का है? पीतल का है ना। जिसके शीर्ष पर एक पीतल की डिस्क होती है, इस टाइप का डिस्क जो था ये ना छड़ था। ठीक, और नीचे पन्नी है, पन्नी के रूप में दो पतली सोने की पत्तियां होती है, इस टाइप का था, है ना। सोने का पत्थर था ना इस टाइप का दोनों साइड। ठीक, रॉड को अपनी जगह पर स्थिर रखने के लिए रॉड इंसुलेटर के माध्यम से यात्रा करती है। जो रबर था यहाँ पे टाइट बांधे हुए इसको, ये ना बोतल था आपका, ये ना आकृति बन रहा था इस टाइप का। ठीक, उसके बाद क्या बताए? चार्ज रॉड के माध्यम से डिस्क के पत्तियों तक चलते हैं। जार के निचले हिस्से में एक पतली एल्युमिनियम फॉइल लगी रहती है। एल्युमिनियम फॉइल को तांबे के तार की मदद से ग्राउंड किया ज्यादा ताकि पत्तियां बाहरी विद्युत व्यवधानों से क्या रहे? सुरक्षित रहे। कोई दिक्कत यहां तक नहीं ना। तो गोल्ड लिप इलेक्ट्रोस्कोप में दिक्कत नहीं ना होगा, अब यहां तो कोई समस्या नहीं होगा। ठीक, कल हम लोग एक टॉपिक पढ़े थे, आपको याद भी होगा थोड़ा सा, ठीक ना। हमने कल बताया था कि दो वस्तु को जब हम रगड़ेंगे तो दो वस्तु को रगड़ने से दोनों वस्तुएं आवेशित होती है, बताए थे। दो वस्तु को जब आपस में रगड़ेंगे तो रगड़ने से दोनों वस्तुएं क्या होती है? आवेशित। और दोनों पर समान परिमाण का आवेश उत्पन्न होता है, जबकि दोनों पर विपरीत प्रकृति का आवेश होता है। दोनों का नेचर अलग और परिमाण दोनों का क्या? एक पर धनावेश एक पर ऋणावेश, समान परिमाण, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम रहता है मगर परिमाण दोनों का अलग अलग रहता है। बताया था पिछला दिन। मगर वहां पे कंफ्यूजन कब होता है? कभी कभी कोई हमसे पूछ देता है कि सर, या आप ही लोग से पूछेगा सर, सूती का कपड़ा में जब एबोनाइट के छड़ को रब करेंगे तो रगड़ने के बाद किस पे धनात्मक आवेश होगा, किस पर ऋणात्मक आवेश होगा। तो इस चीज को थोड़ा याद करना पड़ता था। ठीक, आज एक कॉलम बताए हैं, उसके अकॉर्डिंग अगर आपको इसको याद करते हैं तो याद करने में समस्या नहीं होगा, कम होगा, याद तो करना ही पड़ेगा ना। ठीक, जैसे लिखा हुआ है ना, जब घर्षण से विद्युत उत्पन्न की जाती है तो जिसमें वस्तु रगड़ी जाती है और जो वस्तु रगड़ी जाती है दोनों ही में समान परिमाण के विद्युत आवेश उत्पन्न होते हैं। कल ना कि जिसमें रगड़ेंगे या जिस वस्तु को रगड़ेंगे तो दोनों में परिमाण क्या रहेगा? समान रहेगा और आवेश दोनों का क्या रहेगा? विपरीत। प्रकृति दोनों का विपरीत और परिमाण समान, ठीक ना। लेकिन दोनों वस्तुओं पर उत्पन्न आवेश की प्रकृति एक दूसरे के विपरीत होती है। एक वस्तु पर के आवेश को ऋण आवेश तथा दूसरे वस्तु पर के आवेश को क्या कहते हैं? धन आवेश कहते हैं। आवेश के लिए ऋणात्मक एवं धनात्मक दोनों पदों का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। बताया था नहीं बात आपको? बेंजामिन फ्रैंकलिन के अनुसार कांच को रेशम से रगड़ने पर कांच पर विद्युत आवेश को क्या हम लोग बोलते हैं? धनात्मक। और एबोनाइट या लाख की छड़ को क्या कहते हैं? इस पर ऋणात्मक। अब देखिए यहां पर बात आता है कि कुछ वस्तु ऐसा भी होता है, यहां पे देख नीचे लिखा सजाए हुए कुछ वस्तु को, इसका सीरियल नंबर देखिएगा, लिखा हुआ है ना कि कुछ वस्तुएं इस ढंग से सजाई गई है, यदि किसी वस्तु को किसी दूसरे वस्तु से रगड़कर विद्युत उत्पन्न किया जाता है। सीरियल नंबर दिख रहा है ना, एक से। ठीक, किसी एक वस्तु को दूसरा वस्तु से रगड़ के विद्युत उत्पन्न करते हैं तो पहले वस्तु है जो पहले है उस पे धन आवेश और जो बाद में है उस पे कैसा आवेश?
ऋण आवेश, जो पहले है उस पर धन आवेश, जो बाद में उस पर कैसा आवेश, ऋण आवेश। बात समझ में आया? ठीक, यहाँ तो कोई दिक्कत? देखिए अब यहाँ पे सीरियल नंबर को समझ के अनुसार चलिएगा। सबसे पहले इसमें क्या दिया है आपको, रोआ, फलाने, यहाँ पे चमड़ा होगा, ठीक ना, क्या होगा, चमड़ा, मोम, कांच, कागज, रेशम, मानव शरीर, लकड़ी, धातु, रबड़, रेजिन, अंबर, गंधक, एबोनाइट। ठीक, अब आपसे हम पूछेंगे कि जब कागज को हम रख रहे हैं किससे, एबोनाइट से, कागज को रख रहे हैं किससे, एबोनाइट से। अब बताइए कागज को रगड़ रहे हैं किससे, एबोनाइट से, तब बताइए रगड़ने के बाद दोनों तो आवेशित होगा। अब तो बता सकते हैं किस पे धन आवेश, किस पे, बताइए कागज पर कैसा आवेश, अब एबोनाइट पर, पता चल गया? पहले इसमें कंफ्यूजन होता था ना। अब इस खाली सीरियल नंबर आपको याद होना चाहिए। अगर कांच को रगड़े हैं किससे, रेशम से, कांच को किससे, तो कांच पर कैसा आवेश, रेशम पर कैसा आवेश, याद हो गया इसमें। अगर हम लोग रगड़ेंगे मानव शरीर को किससे, मानव शरीर से, मानव शरीर को लड़की से, लकड़ी से। ठीक, तो मानव शरीर को लकड़ी से रगड़िएगा तो कैसा आवेश होगा, मानव शरीर पर कैसा आवेश, और लकड़ी पर, ऐसे भी पढ़ाए थे, बोले लकड़ी पर ही आवेश होता है, नहीं है, देखिए ना। चलो देखो, लकड़ी बोले में लड़की मत बोल देना। ठीक, अब देखिए रबड़ है, रबड़ को किससे रगड़ेंगे, गंधक से। ठीक, तो रबड़ को गंधक से रगड़ेंगे तो रबड़ पर कैसा आवेश, गंधक पर। यहाँ तो कोई दिक्कत, चलिए तो समस्या खत्म हो जाएगा ना। वैसे जैसे देखिए यहाँ दिया हुआ एग्जाम्पल में कि यदि कांच को रेशम के साथ रगड़ा जाता है, यदि कांच को रेशम के साथ रगड़ा जाता है तो कांच में उत्पन्न धन आवेश उत्पन्न होता है, लेकिन कांच को रोआ से रगड़ा जाता है तो कांच में ऋण आवेश उत्पन्न होता है। इस सबसे पहले किसने देखा था, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इस चीज को एक्सपेरिमेंट किया था। बात समझ में आया इतना? यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए।